नमस्ते दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो वॉशिंगटन को कंप्लीटली फ्रीक आउट कर रहा है। रशिया, इंडिया और चाइना का पोटेंशियल टीम अप, और वो भी ऐसे तरीकों से जो पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को अपसाइड डाउन करने की कैपेसिटी रखता है। पर यहाँ जो बात सबसे स्ट्रेंज है कि क्या ये तीनों कंट्रीज एक्चुअली एक दूसरे को लाइक करते हैं या बस यूज कर रहे हैं एक दूसरे का अमेरिका को सबक सिखाने के लिए। जानेंगे इस वीडियो के एंड तक। द RIC अलायंस। चलो मैं तुम्हें कुछ नंबर्स बताता हूँ। RIC अलायंस जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं $54 ट्रिलियन का कंबाइंड इकोनॉमिक पावर, और ये तीनों कंट्रीज हर साल अराउंड $5.09 ट्रिलियन वर्थ का सामान एक्सपोर्ट करती हैं। इसको पर्सपेक्टिव में रखने के लिए कहूँ तो ये बिल्कुल ऐसा है जैसे टेक्सास, कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क डिसाइड कर लें अपना अलग अलग कंट्री बनाना, एक्सेप्ट वे बिगर और वे मोर कॉम्प्लिकेटेड। ये अलायंस सपोज था 1990s में होना, और एक रशियन पॉलिटिशियन ने जब अमेरिका को देखा कि वो पूरी दुनिया चला रही है तो उसने सोचा और बोला भी ना यार हमें ये फिक्स करना पड़ेगा। पर 30 साल तक बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। ये कंट्री साथ में क्या खाएं इसके बारे में तो एग्री करते ही नहीं थे, तो दुनिया कैसे चलाएंगे उस पर कैसे एग्री कर लेंगे। फिर अब क्या चेंज हुआ, क्यों सडनली सब लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो नो प्राइज फॉर गेसिंग द नेम, इट्स डोनाल्ड जे ट्रम्प। और इससे पहले तुम्हें लगे कि ये कोई पॉलिटिकल रैंट है तो सुनो, क्योंकि जो ट्रम्प ने एक्सीडेंटली किया है वो शायद डिकेड्स का मोस्ट कंसिक्वेंशियल जियोपॉलिटिकल मूव हो सकता है। और ट्रम्प को प्रोबेबली इससे अभी फर्क नहीं पड़ रहा है, पर ये बात उसे बाद में समझ में आएगी कि कितना बड़ा ब्लंडर हुआ है। तो चलो रिवाइंड करते हैं 1998 में, थोड़ा हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस देख ही लेते हैं। सोवियत यूनियन उस समय खत्म हो चुका था। अमेरिका इकलौती सुपर पावर थी 20वीं सेंचुरी की, और वो इस दुनिया को अपने पर्सनल चेस गेम की तरह खेल रही थी। और मॉस्को में ये रशियन बंदा येवी प्रिमेकोव बैठ के सोच रहा था ई चॉल्वे ना, मतलब ये चलेगा नहीं। तो प्रिमेकोव के दिमाग में आता है कि एक अल्टीमेट पावर मूव क्या होगा अगर हम रशिया के रिसोर्सेज, चाइना के वर्कफोर्स और इंडियंस के ब्रेन को एक साथ कर दें। हम अनस्टॉपेबल हो जाएंगे। पेपर पर तो ये जीनियस आइडिया था। रशिया के पास इतना सारा ऑयल गैस है कि पूरी दुनिया को 2 बार पावर दे सके। चाइना ऑलरेडी दुनिया की फैक्ट्री बन रही थी, और इंडिया के पास हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस एजुकेटेड लोग थे जो काम करने के लिए रेडी थे। और साथ में उनके पास लिटरली एवरीथिंग था जो अमेरिकन डोमिनेंस को चैलेंज करने के लिए यूज किया सकता था। पर कॉइन का दूसरा साइड भी है मेरे दोस्त, और यहाँ स्टोरी रियली ह्यूमन हो जाती है। ये कंट्रीज डिकेड से सस्पिशियस भी थी एक दूसरे के बारे में। रशिया और चाइना का बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट किसी से छुपा नहीं है। चाइना और इंडिया का एक्चुअल वॉर भी लड़ा था 1962 में, जिसमें चाइना ने इंडिया की कई सारी जमीन भी हथिया ली थी। तो देख पा रहे हो कितना टफ था एक साथ चलना। तो इतने इनक्रेडिबल पोटेंशियल के बावजूद RIC अलायंस बन गया हिस्ट्री। और पेपर पर ये एग्जिस्ट तो करता था, लीडर्स कभी कभार फोटो ऑप्स के लिए मिलते भी थे, पर कुछ भी रियल में नहीं होता था 2024 तक। फिर 2024 में सब कुछ चेंज हो गया। कैसे चेंज हुआ, तो यहाँ एक स्टोरी जो है एब्सोल्युटली मजेदार हो जाती है, और मैं बोलूं कि स्ट्रेंजर देन फिक्शन लेवल वाइल्ड हो जाती है। ट्रम्प ऑफिस में आए अमेरिका को ग्रेट बनाने के लिए, तो उन्होंने क्या किया, सब पर टैरिफ्स लगाना स्टार्ट कर दिया। पर इंस्टेड ऑफ ये कंट्रीज अमेरिकन पावर के सामने झुक जाएं और सजदा करने लगें, ट्रम्प चिचा के ये स्टेप्स ने जो अफेक्टेड कंट्रीज थी उनको साथ लाकर अमेरिका के अगेंस्ट खड़ा कर दिया। मैं तुम्हें डोमिनोज फॉल होते हुए दिखाता हूँ। इंडिया को लगा 50% ड्यूटीज उनके एक्सपोर्ट्स पर। इमेजिन करो तुम्हारा दोस्त कैंटीन में तुमसे कहता है कि भाई सिर्फ साथ में चाय पीते हैं, और जब चाय पियोगे तो सिर्फ मेरे साथ पियोगे, वो भी डॉली की चाय, ठीक है, बाकी किसी की नहीं। नो ऑफेंस टू डॉली भाई। तो तुम क्या करोगे, रिबेल करोगे कि नहीं करोगे? बोलो कि नहीं, नहीं भाई मुझे गुटकुन की चाय ही पीनी है, वो सस्ती भी है और अच्छी भी लगती है, वो अच्छा बनाता भी है। तो सेम वॉज इंडियाज रिस्पॉन्स। ठीक है फाइन, हम तुम्हारे एक्सपेंसिव अमेरिकन ऑयल्स के बजाय चीपर रशियन ऑयल खरीदेंगे। और फिर आते हैं चाइना पे। चाइना जो है ऑलरेडी ट्रम्प के साथ क्रॉस हेयर्स में था।
कई सालों से। और ट्रम्प जब अपने पिछले रिजीम में थे तो मैसिव ट्रेड वॉर भी चला था उनके बीच में। तो बीजिंग को रियलाइज हुआ कि ये सिर्फ ट्रेड के बारे में नहीं है। अमेरिका सीज चाइना एज एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट। और रशिया रशिया यूक्रेन इशू के बाद तो कंप्लीटली अलग थलग पड़ गया था। वो काफी ज्यादा आइसोलेटेड हो गए थे। तो क्या होता है जब तुम तीन सेल्फ रिस्पेक्टिंग सुपर पावर्स को कॉर्नर करो? वो सरेंडर नहीं करते, वो ग्रुपिंग स्टार्ट कर देते हैं। और आयरनी ये है कि ट्रम्प की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसीज ने एग्जैक्टली वो सिचुएशन क्रिएट किया जो अमेरिका ने 30 साल से प्रिवेंट करने की कोशिश की थी। यानी पावरफुल कंट्रीज का पावरफुल अलायंस को रोकना, जिसको अमेरिका की परमिशन की जरूरत नहीं थी कुछ भी करने के लिए। तो अब बात करते हैं ये अलायंस वॉशिंगटन की मेजॉरिटी इकोनॉमिस्ट की नींद क्यों उड़ा रहा है। देखो यार, जब तीन कंट्रीज जो कि दुनिया की 1/3 इकोनॉमिक आउटपुट को कंट्रोल करती हैं, तो उन्हें किसी के रूल्स फॉलो करने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही रूल्स हैं। सोचो, दुनिया की ऑलमोस्ट हर मेजर ट्रांजैक्शन यूएस डॉलर सिस्टम से होती है। ये ऐसा है जैसे अमेरिका की हाईवे है और बाकी सबको टोल्स पे करने पड़ते हैं, और अमेरिका की स्पीड लिमिट्स भी फॉलो करने पड़ते हैं उसे यूज करने के लिए। पर क्या होगा अगर रशिया, इंडिया और चाइना अपना हाईवे सिस्टम ही बना ले उनके कंबाइंड इकोनॉमिक मसल से? एंड बेस्ट पार्ट इज वो एक्चुअली ऐसा कर सकते हैं। इवन मोर इंटरेस्टिंग इज कि वो ऑलरेडी ऐसा स्टार्ट कर चुके हैं। वेस्ट का रशिया को सैंक्शन करने के बाद कुछ फैसिनेटिंग हुआ। इंडिया ने रशियन ऑयल खरीदना शुरू कर दिया। ठीक है, वो भी खरीद कैसे रहा है? इंडियन रुपीज में, ना कि यूएस डॉलर्स में। और चाइना ने रशिया के साथ जो डील की है वो उन्होंने युआन में की है। ठीक है, तो ये सिर्फ मनी के बारे में नहीं है, ये पावर के बारे में भी है। कई दशकों से अमेरिका ने बेसिकली किसी भी कंट्री को वो फोर्स करता था वो करने के लिए जो अमेरिका चाहता था। और हाउ? बाय थ्रेटनिंग देम टू कट देम ऑफ फ्रॉम द डॉलर सिस्टम। पर अगर ये तीन अपना सिस्टम क्रिएट कर लें तो अमेरिका का वो लेवरेज चला जाता है। वैसे ही ब्रिक्स की करेंसी वाली बात सुन करके ट्रम्प की तो नींद भी उड़ी हुई है। तो अगर मैं ऐसे कहूं कि वी आर विटनेसिंग द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ अमेरिकन फाइनेंशियल डोमिनेंस, तो कुछ गलत नहीं होगा। और ये हो भी रहा है क्योंकि अमेरिका हैज पुश्ड इंडिया टू हार्ड। सोर्सेस तो ये भी कह रहे हैं कि ट्रम्प ने इंडिया को एनिमी नंबर 1 माना हुआ है। पर रुको, अभी एलिफेंट इन द रूम की तो बात की ही नहीं मैंने, और जिसके बारे में कोई बात जल्दी कर भी नहीं रहा है अभी। 2020 में सबको याद होगा, हम इंडियंस को तो याद होगा, कि गलवान वैली नाम की जगह पर इंडियन और चाइनीज सोल्जर के बीच में झड़प हुई थी। और उसको सिर्फ वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस फाइट बोल सकते हैं। कोई भी गन यूज नहीं हुआ था कई एग्रीमेंट्स की वजह से, लेकिन फिर भी हमारे जवान ने चाइनीज सोल्जर्स के का सामना किया था। हाथों से, लाठी से, डंडे से, जिससे भी संभव हुआ उसे सामना किया। जबकि हमला हुआ था चाइनीज की तरफ से। ठीक है, हम तैयार भी नहीं थे उस समय। और ये 45 साल में पहली बार ऐसा हुआ था कि कोई कॉम्बैट डेथ हुई है बिटवीन टू कंट्रीज। और हमारे 44 जवान जो थे वो वीरगति को प्राप्त हुए थे। और उनके नंबर, जो चाइनीज साइड के नंबर हैं, वो तो बता नहीं रहे हैं, लेकिन कई सेवरल सोर्सेज यूएस और अगर अदर सोर्सेज का कहना है कि उनके 96-97 लोग मरे थे। इसके बाद इंडिया ने चाइना को घोस्टिंग शुरू कर दिया था। टूरिस्ट वीजाज बंद हो गए थे, चाइनीज एप्स बंद हो गए थे, टेक इंपोर्ट्स भी रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया था। रिलेशनशिप स्टेटस जो है इट्स कॉम्प्लिकेटेड से वी आर नॉट स्पीकिंग हो गया था। अब इमेजिन करो किसी ऐसे के साथ बिजनेस पार्टनरशिप बनाने की कोशिश करना जिसके साथ से तुम लिटरली 5 साल पहले लड़े हो और जहां तुम्हारे लोग मरे थे, और तुम स्टिल फंडामेंटली ट्रस्ट नहीं करते एक दूसरे को। कितनी देर चलेगी ये पार्टनरशिप? फिर आता है, अब क्योंकि अभी ड्रामा तो खत्म नहीं हुआ, ड्रामा थोड़ा और भी जूसी है। आते हैं एक हमारे पड़ोसी पाकिस्तान। चाइना का राइड और डाई बेस्टी, जिसके साथ वो अपनी दोस्ती को शहद से मीठी और हिमालय से ऊंची के तौर पर डिस्क्राइब करते हैं। और ये इंडिया के एब्सोल्यूट आर्क एनिमी भी हैं। चाइना जो है पाकिस्तान को अपने सबसे एडवांस मिलिट्री हार्डवेयर, फाइटर जेट्स, एयर डिफेंस सिस्टम, सैटेलाइट, सब कुछ देता है जो भी एक भिखारी को दिया जा सकता है। रिसेंटली कॉन्फ्लिक्ट्स में भी, जो अभी रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट्स में थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, उसमें पाकिस्तानी फोर्सेस ने चाइनीज मेड जेट्स यूज किए थे इंडियन ट्रूप्स के अगेंस्ट। तो ये पिक्चर
तो पिक्चर करो जरा ये सिनेरियो कि चाइना इंडिया के साथ बैठता है आरआईसी अलायंस टॉक्स के लिए और कहता है अरे यार हमें तो दोस्त होना चाहिए और साथ में काम करना चाहिए, while साइमल्टेनियसली पाकिस्तान को मोस्ट एडवांस्ड वेपन्स शिप्स वगैरह एक्सपोर्ट कर रहा है इंडिया के अगेंस्ट यूज करने के लिए। ये ऐसा है जैसे तुम्हारा कलीग तुमसे कहता है कि यार उनका स्टार्टअप ज्वाइन करो, while सीक्रेटली तुम्हारे दुश्मन को तुम्हारे सारे बिजनेस आइडियाज दे रहा है और उसकी हेल्प भी कर रहा है तुम्हारे अगेंस्ट कम्पीट करने में। ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो एस्ट्रोनॉमिकल हो जाता है। कैसे अलायंस बिल्ड कर सकते हैं किसी ऐसे के साथ जो एक्टिवली तुम्हारे बिगेस्ट एनिमी को आर्म कर रहा हो, ठीक है। और ये जो है थ्री वे डायनेमिक, चाइना हेल्पिंग पाकिस्तान अगेंस्ट इंडिया, किसी भी जेन्युइन पार्टनरशिप को बिटवीन इंडिया एंड चाइना, इट मेक्स इट इनक्रेडिबली फ्रेजाइल, ठीक है। तो ये तो एक कहानी हुआ। फिर इसके बाद में आता है एक ऐसा पार्ट जो फील कराता है कि ये अलायंस जो है इट इज मोर ऑफ अ फैंटेसी देन रियलिटी, इकोनॉमिक एंगल। यहाँ एक नंबर है जो आपको शॉक करेगा। अमेरिका ने 77.5 बिलियन डॉलर्स वर्थ का इंडियन गुड्स खरीदा है 2024 में, और ये चाइना और रशिया के कंबाइंड से काफी ज्यादा है जो इंडिया से खरीदते हैं। पर ये बाइंग और सेलिंग से कई ज्यादा डीप है। इंडिया की इकोनॉमी का जो एक बड़ा स्ट्रक्चर है वो अमेरिका के अराउंड बिल्टअप है। इंडियन आईटी कंपनीज ले लो जो अमेरिकन बिजनेसेस रन करती हैं, फार्मा कंपनीज अमेरिकन हॉस्पिटल सप्लाई करते हैं, अमेरिकन हॉस्पिटल्स में सप्लाई करते हैं। इंडियन इंजीनियर्स ने सिलिकॉन वैली बनाया है। अमेरिकन कंपनीज बिलियंस इन्वेस्ट करती है इंडियन स्टार्टअप्स में। आधे इंडियन स्टूडेंट्स तो अब्रॉड जाके स्टडी करते हैं वो अमेरिका ही जाते हैं। तो आप देख रहे हो ये सिर्फ ट्रेड नहीं है, ये कंप्लीट बिजनेस इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है जो कि डिकेड्स के रिलेशनशिप से बिल्डअप हुई है। इसको पिक्चर वाइज ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि जैसे तुम्हारा कोई बहुत बड़ा क्लाइंट है जो तुम्हारे बिजनेस को 70% रेवेन्यू देता है, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, तुम भी उसके फेवरेट सप्लायर। उसके पास कई सारे अल्टरनेटिव्स हैं लेकिन तुम्हारी क्वालिटी और प्राइस का कोई मैच नहीं है उसके पास। तो अगर तुम गुस्से में जा करके दूसरे शेडी कॉम्पिटिटर्स के साथ डील करो और वो भी कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे नहीं, सिर्फ ट्रस्ट मी ब्रो बेसिस पे, तो वो क्लाइंट भी सफर करेगा और तुम भी उसके तुम्हारे प्रोजेक्ट डिले होंगे, कॉस्ट बढ़ेंगे, हेडेक्स बढ़ जाएंगे, तुम्हारा भी रेवेन्यू लॉस। तो ये म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन है, नॉट अ बिजनेस स्ट्रेटजी। दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। अमेरिका को इंडिया के स्किल्ड वर्कफोर्स की जरूरत है, चीप मैन्युफैक्चरिंग की जरूरत है और ग्रोइंग मार्केट की भी जरूरत है, और इंडिया को उनकी टेक्नोलॉजी का, इन्वेस्टमेंट का और ग्लोबल एक्सेस का। तो ये जो है एक तरह से डाइवोर्स थ्रेटन करना है व्हेन बोथ हस्बैंड एंड वाइफ नो कि दूसरा कोई प्रॉपर कॉम्पैटिबल पार्टनर नहीं मिलेगा। पर यहाँ एक और ट्विस्ट है। एक चीज है जिस पर तीनों कंट्रीज एब्सोल्युटली यूनाइटेड है, वो है इनका कंप्लीट फ्रस्ट्रेशन अमेरिका के वर्ल्ड फाइनेंशियल सिस्टम को कंट्रोल करने का। मैं एक्सप्लेन करता हूँ व्हाई इट्स अ बिग डील। यूएस डॉलर सिर्फ अमेरिकन मनी ही नहीं, ये बेसिकली दुनिया की मनी है। ऑयल डॉलर्स में ट्रेड होते हैं, इंटरनेशनल डील्स भी डॉलर में होती है, कंट्रीज अपना वेल्थ भी डॉलर्स में स्टोर करते हैं, और ये अमेरिका को इनक्रेडिबल पावर देता है। वो इसेंशियली कह सकते हैं कि हमारे रूल्स फॉलो करो, वरना तुम्हें ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम से किक आउट कर देंगे। ये ऐसा है जैसे दुनिया की ओनली क्रेडिट कार्ड कंपनी तुम्हारे पास हो। पर यहाँ रिवॉल्यूशनरी बात यह है कि वेस्टर्न सैंक्शंस रशिया पर लगने के बाद इंडिया और चाइना दोनों ने कहा कि पता है क्या, हमें तुम्हारे क्रेडिट कार्ड की जरूरत नहीं है। उन्होंने रशियन ऑयल को अपनी करेंसी में खरीदना स्टार्ट कर दिया, कंप्लीटली बाय पासिंग द डॉलर। इसको कहते हैं डी डॉलराइजेशन, और ये शायद वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिकन पावर के लिए मोस्ट सिग्निफिकेंट चैलेंज है। और ये तीन कंट्री सक्सेसफुली अल्टरनेटिव फाइनेंस सिस्टम क्रिएट कर लें तो ये अमेरिका का स्ट्रैंगल होल्ड ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम पर तोड़ सकता है। पर और ये बड़ा बहुत है, फाइनेंशियल सिस्टम बनाना जो कि डिकेड्स के अमेरिकन इंफ्रास्ट्रक्चर को compete कर सके, इनक्रेडिबली कॉम्प्लेक्स प्रोसेस भी है। ये सिर्फ करना चाहने के बारे में नहीं है, तुम्हें टेक्नोलॉजी, ट्रस्ट और ग्लोबल रिलेशनशिप भी चाहिए इसको काम कराने के लिए, ठीक है, इसको वर्क कराने के लिए। तो अब एक ब्रूटल ट्रूथ देखते हैं। ट्रूथ ये है, और थोड़ा सिंपलर भी है और कॉम्प्लेक्स भी है। पहली बात
ये ऐसा कोई जेन्युइन अलायंस नहीं है जो कि शेयर्ड वैल्यूज ट्रस्ट पे बिल्ड हो। ये ऐसी 3 कंट्रीज हैं जो सब अमेरिका के साथ फ्रस्ट्रेटेड हैं। उनके रीजंस डिफरेंट हैं। उन्होंने डिसाइड किया है कि साथ में रह करके काम करना है। दूसरी बात, फंडामेंटल कॉन्ट्राडिक्शंस गायब नहीं हुए हैं। इंडिया और चाइना स्टिल डोंट ट्रस्ट ईच अदर। इंडिया की इकोनॉमी स्टिल डीपली इंटीग्रेटेड विद अमेरिका और रशिया इज स्टिल मोर आइसोलेटेड। तीसरी बात, ये पूरा अलायंस जो है वो डिपेंड करता है वेदर अमेरिका कंटिन्यूज टू बी एग्रेसिव टुवर्ड्स दीज 3 कंट्रीज साइमल्टेनियसली इन जनरल एंड टू बी पर्टिकुलर अगेंस्ट इंडिया। क्या होगा अगर अमेरिका की जो पॉलिसी है इंडिया को लेकर के वो चेंज हो जाए? क्या होगा अगर चाइना फिर बॉर्डर क्लैश करे, या पूरी चीज ओवरनाइट इससे कोलैप्स हो सकती है? तो क्या आरआईसी अलायंस रियल थ्रेट भी है अमेरिकन डोमिनेंस के लिए? तो इसका आंसर यस भी है, नो भी है। यस इसलिए क्योंकि अमेरिकन पावर को इतनी जल्दी और आसानी से रिप्लेस नहीं किया सकता, पर अल्टरनेटिव जरूर क्रिएट किया सकते हैं। ये अमेरिका को मिलिट्रीली चैलेंज भी किया सकता है और इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक हेडेक्स भी क्रिएट किया सकता है अमेरिका के लिए। ये वर्ल्ड ऑर्डर को रीशेप भी कर सकता है और अमेरिका की मुश्किलें आराम से बढ़ा सकता है। हम जो रियली देख रहे हैं वो है मल्टीपोलर वर्ल्ड का बर्थ। एक जहां अमेरिका इज स्टिल द मोस्ट पावरफुल कंट्री, पर इट इज नॉट द ओनली वन विच मैटर्स इन वर्ल्ड ऑर्डर। ठीक है? तो और ऑनेस्टली बोले तो ये ज्यादा रियलिस्टिक और स्टेबल हो सकता है उस दुनिया से जहां एक कंट्री सारे शॉट्स कॉल करता है, जैसे 20th सेंचुरी में अमेरिका कर रहा था, एंड में 20th सेंचुरी। तो लेट्स क्लोज दिस। आरआईसी अलायंस जो है वर्ल्ड की चेंजिंग सुपर पावर नहीं है जो अमेरिका को कल डिथ्रोन कर देगी, पर एम्प्टी पॉलिटिकल थिएटर भी नहीं है। ये कुछ मेसियर है और ये 3 कंट्रीज अपनी प्रॉब्लम के साथ दे आर ट्राइंग टू फिगर आउट कि कैसे डील करना है अमेरिकन पावर से व्हाइल नॉट ट्रस्टिंग ईच अदर कंप्लीटली। पर यहाँ जो मुझे एब्सोल्युटली फैसिनेटिंग लगता है ये कि ये दिखाता है जियोपॉलिटिक्स में अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस कैसे काम करते हैं। ट्रम्प वांटेड टू मेक अमेरिका स्ट्रॉन्गर, पर उसकी पॉलिसीज ने एक्सीडेंटली अमेरिका के बिगेस्ट लॉन्ग टर्म चैलेंज को क्रिएट किया है और करता ही चला जा रहा है। आपको क्या लगता है, हम विटनेस कर रहे हैं बर्थ ऑफ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, या सिर्फ 3 कंट्रीज को देख रहे हैं इलेबोरेट गेम्स खेलते हुए? एनिमी ऑफ माई एनिमी इज माई फ्रेंड। अपने थॉट्स जो है आपके कमेंट्स में ड्रॉप करो। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो और आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल दबाओ। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम थोड़ा और इम्प्रूव्ड वर्जन में कुछ नए ब्रेकडाउन्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, जय हिंद।